इतिहास में जितने भी बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उन्हें हमेशा कुछ सवाल परेशान कर रहे होते थे और वो ये थे कि हमारे अंदर नफरत कहाँ से आती है, हम दुखी क्यों होते हैं, गुस्से का कारण क्या है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है। हर दौर में इंसान इन सवालों से जूझता रहा है और इन सवालों ने बड़े बड़े रिलीजन और विचारधाराओं को जन्म दिया और आज हम इसका जवाब साइंस के नजरिए से देंगे। हमने देखा कि मैमल्स डायनासोर के खतरनाक साए तले किस तरह से बच बचा के बढ़ते गए और उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आए। अब हम इसी कहानी को एक अलग नजरिए से देखेंगे और ये नजरिया है ब्रेन का, मस्तिष्क का, जो इंसान को इंसान बनाता है। हम ये समझना चाहते हैं कि इंसान आखिर इतना बुद्धिमान कैसे बना, और अगर इंसान इतना बुद्धिमान है तो जो इसके करीबी रिश्तेदार हैं जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला, क्या वो भी इतने बुद्धिमान हैं? और यही नहीं, अगर हम ट्री ऑफ लाइफ में आगे जाएं तो क्या इंटेलिजेंस इसी रेशियो में घटता है? खोज करने पर हम पाएंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। इंसान के जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं चिंपैंजी, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हाँ, इंसानों के मुकाबले कम, लेकिन किसी भी और जानवर के मुकाबले बहुत ज़्यादा। अब चिंपैंजी की ब्रेन और उनके सोशल लाइफ की कहानी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम रुक के ब्रेन के इवॉल्व होने की कहानी देखते हैं। आखिर ये ब्रेन चीज क्या है? शुरुआती लाइफ पानी के अंदर बढ़ रही थी और अब वो पानी में तैरने लगी, मूव करने लगी। तब कुछ ऐसे सेल बने जो उनकी मूवमेंट को गाइड करते थे। ये शुरुआती ब्रेन बने। फिर बाद में जो दूसरे सेंस ऑर्गन्स थे जैसे स्किन, आंख, इनसे जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी ये उसे पढ़कर शरीर की मूवमेंट्स को आदेश देने लगे। ये आदेश केमिकल सिग्नल के रूप में जाते थे। शुरुआती जानवरों में तो ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन केमिकल का फ्लो एक धीमा प्रोसेस है। इसमें कई बार मिनट तक लग जाता है। अब कुछ सेल्स में म्यूटेशन हुए जिसके कारण अब नए तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होता। अब ये सेल बड़े लंबे होने लगे और केमिकल सेल के एक खास हिस्से पर इकट्ठा होने लगे। इस हिस्से को सिनेप्स कहते हैं। केमिकल जमा होने से वहां एक वोल्टेज बढ़ने लगी जिसके कारण अब एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब एक तरीके का बिजली का करंट दौड़ने लगा। इन खास सेल को न्यूरॉन्स कहा जाने लगा और ऐसे सेल का गुच्छा ब्रेन कहलाया। हम ये सोच सकते हैं कि ब्रेन तो एक सोचने समझने वाली चीज है, आखिर मूवमेंट से इसका क्या रिश्ता है? लेकिन सच्चाई यही है कि ब्रेन की शुरुआत मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए ही हुई थी। अगर हम अपने आसपास उन चीज़ों को देखें जो स्थिर हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हम देखेंगे इनमें ब्रेन नहीं होता है। इनके अंदर न्यूरॉन्स का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। यही नहीं, अगर हम समंदर के अंदर उन जानवरों को देखें जो कि स्थिर हैं, हम पाएंगे कि उनके अंदर भी ब्रेन नहीं होता है। अगर हम ब्रेन को चीर कर देखेंगे तो हम पाएंगे इसमें कुछ प्रमुख हिस्से हैं जो एक के अंदर एक बंद हैं। जैसे जैसे हम दिमाग की गहराई में उतरते हैं वैसे ही हम समय में भी पीछे जाते हैं। ब्रेन के सबसे अंदर का भाग है ब्रेन स्टेम। इसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है। ये तकरीबन 30 करोड़ साल पहले तब डेवलप हुआ जब नए रेप्टाइल्स इवॉल्व होकर बन ही रहे थे। शरीर के जो सबसे बेसिक काम है, जैसे दिल का धड़कना, ब्लड का पंप होना और सांसें चलती रहे, ये मेंटेन रखना ब्रेन स्टेम का ही काम है।
ये किसी भी जानवर के जिंदा रहने के लिए निहायत ही जरूरी है। अब अगला हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम का। ये हमें धीरे धीरे रेप्टाइल से मैमल्स की ओर ले जाता है। मतलब रेप्टाइल्स में इनका थोड़ा अंश होता है और मैमल्स में ज्यादा। डायनासोर से बचने के दौरान अब मैमल्स का बड़ा होना फायदेमंद नहीं था, क्योंकि इसके कारण वो डायनासोर्स की नजर में आते। अब इनकी खुराक से निकली एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा दिमाग को बढ़ाने में लगा रहा और दिमाग का साइज बढ़ता चला गया। इसमें परत दर परत न्यूरॉन्स के सेल इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे ये अलग अलग ऑर्गन्स में बदलने लगे। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं। इंसानों के अंदर एक बड़ा हिस्सा और भी है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम दूसरे मैमल्स की बात करें। लिम्बिक सिस्टम के उत्पन्न होने से जानवरों में अब इमोशन जागने लगे। रेप्टाइल्स में हम ज्यादा सोशल लाइफ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी नजर मैमल्स की तरफ दौड़ाते हैं, हम देखते हैं इनमें कई तरह के इमोशंस हैं और इनकी एक कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ है। हम लिम्बिक सिस्टम को थोड़ी और डिटेल में देखते हैं। इसमें कुछ प्रमुख ऑर्गन्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला आदि। अब हम इनमें से एक की बात करते हैं। लिम्बिक सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, जिसका रिश्ता मेमोरी यानी याददाश्त के साथ है। कई साल पहले एक मामूली सी घटना घटी, जिसके कारण हम इंसानी दिमाग के बारे में काफी कुछ जान पाए। 1933 में एक आम सी घटना घटी, जब 7 साल का एक बच्चा हेनरी मोलाइसन साइकिल चलाता हुआ गिर पड़ा। कहा जाता है इससे उसके सर पर चोट लगी और अब उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। अब ये दौरे बढ़ते चले गए। अंत में थक हार के हेनरी को उस जमाने के मशहूर न्यूरोसर्जन विलियम स्कोविल के पास ले जाया गया। विलियम स्कोविल मशहूर होने के साथ साथ एक दबंग सर्जन थे। स्कोविल ने हेनरी के हिप्पोकैम्पस और लिम्बिक सिस्टम के कुछ हिस्से को काट दिया और एक पंप से खींचकर बाहर निकाल दिया। हेनरी इस खतरनाक ऑपरेशन से बच गया और शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। मिर्गी के दौरे आने अब बंद हो गए। हिप्पोकैम्पस के निकल जाने के बाद हेनरी मोलाइसन, जिसे अब एचएम कहा जाने लगा, वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके बिहेवियर में कुछ अजीब से बदलाव आने लगे थे। सबसे बड़ा बदलाव उसकी याददाश्त में आया। स्कोविल ने अपनी एक डॉक्टर कलीग को एचएम के पास भेजा उसके बर्ताव को समझने के लिए। ये डॉक्टर एचएम के पास आई और उसने बड़े डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन नोट किए। अब एचएम वो इंसान नहीं रहा। बात तो वो कर सकता था, उसकी बहुत पुरानी बातें भी याद थी, लेकिन पिछले चंद वर्षों की याददाश्त चली गई थी और जो नए एक्सपीरियंसेस होते थे वो उसके दिमाग में ठहर नहीं सकते थे। वो एक मैगजीन पढ़ता और पढ़कर भूल जाता। अगले दिन वो उसे फिर पढ़ता और खुश होता। इस तरह से वो बार बार उसे पढ़ता रहता। उस डॉक्टर से क्या बात होती उसकी, वो उसे भूल जाता। इसी से पता चला कि पुरानी याददाश्त और नई याददाश्त दोनों अलग अलग हैं। खैर, बड़े सालों तक एचएम को स्टडी किया गया और उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी, जिसका एक बड़ा हिस्सा रिहैब में बीता। लेकिन फिर भी एचएम ने एक सुकून भरी जिंदगी बिताई। 82 साल की उम्र में एचएम की मृत्यु हुई। ये खूबसूरत कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ, लेकिन करिश्माई तरीके से उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि इंसान ने अपने दिमाग के बारे में काफी कुछ सीख लिया। तो फिर उन सवालों की शुरुआत करते हैं कि हिंसा कहां से आती है, नफरत कहां से आती है, आखिर सोसाइटी में इतना वायलेंस क्यों है। शुरुआती तौर पर तो हमने देखा कि वायलेंस जो है वो प्रकृति का पार्ट है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो जो धागे हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं शरीर बना के, उन्हें खुराक चाहिए, उन्हें किसी न किसी लेवल पर हिंसा करना पड़ेगा खुद को जिंदा रखने के लिए। अगर इंसान या कोई और जानवर
दूसरे जानवर या पेड़ पौधों को मारकर ना खाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इस लेवल तक तो हम हिंसा के कारण को समझते हैं, लेकिन हम ब्रेन के अंदर घुस के देखना चाहते हैं कि वो जो तेज नफरत और गुस्सा आता है वो कहां से आता है। हमने देखा कि लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा है हिपोकैम्पस, जो मेमोरी को रेगुलेट करता है। इसी लिम्बिक सिस्टम में एक और हिस्सा है जिसको हम एमिगडेला कहते हैं। अगर हम उस जमाने में जाएं जब मैमल्स बन रहे थे और अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी दौरान न्यूरॉन्स के कुछ सेल इकट्ठा होके वो चीज बनी जिन्हें हम एमिगडेला कहते हैं। इसका रिश्ता गुस्सा और हिंसा के साथ है। यहाँ हम स्टैनफोर्ड के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सपोस्की को कोट करते हैं। वैसे तो हम समझते हैं अमिगडाला का रिश्ता हिंसा और गुस्से से है, लेकिन सपोस्की कहते हैं अगर इसे हम और गहराई से देखें तो हम पाएंगे इसका रिश्ता डर से है। वो जो शुरुआती मैमल्स थे, इनका बड़ा हथियार इनका डर ही था। डायनासोर से मौत का डर, ये डर जिसके कारण जानवर सोचना छोड़ देता है, बस जान बचाने के लिए भागता है। ऐसा डर जिसके कारण शरीर सारे फंक्शन को रोक के ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो बस इनको जान बचाकर भागने की ताकत देता है। जान रहेगी तो डाइजेशन होता रहेगा। ऐसा भी देखा गया है कि अगर अमिगडाला का साइज बड़ा हो जाए या उसे बिजली के सिग्नल से स्टिमुलेट किया जाए तो इंसान के अंदर गुस्सा जाग जाता है, वो वायलेंट हो जाता है। इसके बारे में हम जान पाए डॉक्टर हेनरी क्लूवर और उनके न्यूरोसर्जन मित्र पॉल बुसी के साथ मिलकर किए गए एक्सपेरिमेंट से। इनमें उन्होंने कई बंदरों के अमिगडाला को निकाल दिया। इसके नतीजे देखा गया कि ये बंदर अब शांत हो गए और उनमें डर की भावना कम हो गई। इसे क्लूवर बुसी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। हमने ये देखा कि हिंसा, नफरत और गुस्सा कहां से आता है इंसानों में। अब हम ये देखते हैं कि इंसानों के अंदर में सोच विचार की प्रवृत्ति कहां से आती है। धीरे धीरे न्यूरॉन्स के परत दर परत पड़ने से लिम्बिक सिस्टम तो बन गया, लेकिन और न्यूरॉन्स के जुड़ने से वो चीज बनी जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका रिश्ता कॉम्प्लेक्स थॉट यानी गहरे सोच से है, जैसे कि आगे की प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कल्पना की शक्ति। हम देखते हैं कि सारे जानवरों में एक बड़ा कॉर्टेक्स नहीं होता है। जो बड़े मैमल्स हैं और उसमें भी जो प्राइमेट्स हैं, मतलब कि बंदरों के जाति वाले जानवर, उनमें ये ज़्यादा होता है और इंसानों में तो ये हद से ज़्यादा है। लिम्बिक सिस्टम हर जानवरों में होता है। कुत्ते की वफादारी, उनके याददाश्त को हम अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स थॉट के लिए जो न्यूरॉन से भरा हुआ कॉर्टेक्स होना चाहिए, ये उनके पास नहीं होता है। सपोस्की इसे ऐसे समझाते हैं कि लिम्बिक सिस्टम का रिश्ता इमोशन के साथ है, लेकिन वो कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। जहां लिम्बिक सिस्टम को तेज गुस्सा आता है, कॉर्टेक्स उसे समझाता है, रुक जाओ, देख लो, कहीं इसका परिणाम कुछ बुरा तो नहीं होगा। ये हमें पुराने जमाने की गैंगस्टर फिल्मों की याद दिलाती है, जहां पर एक हेड गैंगस्टर होता था और वो हमेशा गुस्से में होता था और किसी को भी उड़ा देता था। वहीं उसका एक शातिर दोस्त होता था जो बड़े आराम से रहता था और इस गैंगस्टर को किसी का भी भेजा उड़ाने से रोकता रहता था। तो एमिगडाला हुआ वो हेड गैंगस्टर और कॉर्टेक्स हुआ उसका वो शातिर दोस्त। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार ये फैसला हो जाए कि आज ये गलत काम कर लेना है, आज ये सामान उड़ा लेना है, तो वही कॉर्टेक्स अब मशरूफ हो जाता है इस चोरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अपने न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करके वो एक ग्रैंड थेफ्ट को अंजाम देता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स का जन्म लेट हुआ, इसीलिए इसे नियोकॉर्टेक्स भी कहते हैं। उसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि इंसानों में भी इसका विकास बड़ा धीमा और देर से होता है। जहां इंसान के सारे अंग 13-14 साल तक बन जाते हैं, वहीं हम कॉर्टेक्स देखते हैं 23 से 24 साल तक विकसित होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि युवाओं के अंदर इमोशंस तेज होते हैं, उनमें प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये भावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए उन्हें बहकाना आसान है।
उनमें नफरत फैलाना आसान होता है, उन्हें आतंकवादी बनाना आसान होता है। वहीं हम देखते हैं ऐसे कई बड़े राइटर्स, साइंटिस्ट, लीडर्स हैं जिन्होंने अपना बेस्ट काम इसी उम्र में किया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समाज की दशा इस बात का इशारा करती है कि वहां के युवा किस रास्ते पे जाने वाले हैं। अब हम दो अलग कहानी देखते हैं जो समाज के दो अलग अलग रूप को उजागर करता है। अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी की घोषणा की। उन्होंने 6 साल पहले भागे हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। ये भारत और नेपाल की पुलिस का एक साझा ऑपरेशन था। कहा जाता है यार्लिन नाम के इस तस्कर ने सैकड़ों जंगली जानवरों की हत्या की, जिनमें मुख्यतः बाघ, भालू, मोर और जंगली सुअर थे। जो चौंकाने वाली बात थी, ये भालुओं का शिकार उनके पेनिस यानी लिंग को खाने के लिए करता था। ये वो अपनी सेक्सुअल ताकत बढ़ाने के लिए करता था। साथ ही आसपास के गांव के सरपंचों की भी इसके साथ मिलीभगत होती थी। उन्हें जानवरों की खाल या मांस या शरीर का कोई हिस्सा देकर वो उनका मुंह बंद कराने में कामयाब हो जाता। ये है हमारे जहालत की हद। बेसिक शिक्षा के अभाव और विकृत धारणाओं के कारण आज भी इन सैकड़ों जानवरों को मारा जाता है। एक नेटवर्क है जो वाइल्ड लाइफ को मिटाने में जुटा हुआ है, जानवरों के छोटे छोटे प्रोडक्ट के कारण। दूसरी कहानी है एक ब्रिटिश लड़की जेन गुडाल की। 23 साल की उम्र में जेन इंसानी दिमाग को समझने के लिए इंग्लैंड से अफ्रीका के जंगल चली आई। उसको ऐसा लगता था कि अगर हम चिंपैंजी को समझ लें तो हम इंसान को भी समझ लेंगे। बरसों के प्रयास के बाद जेन को चिंपैंजी ने अपने दल का एक सदस्य बना लिया। जेन के रिसर्च से हम इंसानी और चिंपैंजी दिमाग के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। जेन गुडाल के प्रयासों के नतीजे अफ्रीका के पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम चली और अफ्रीका के जंगलों को बचाने में बड़ी सफलताएं मिली। जेन की कहानी को हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी रुककर इस बात को दोहराने की ज़रूरत है कि आज की समस्या से निकलने का एकमात्र रास्ता ज्ञान में है और चीज़ों को सही और साइंटिफिक रूप में देखना इसकी शुरुआत है। हम आगे देखेंगे कि किस तरह इंसानों में कॉम्प्लेक्स ख्यालात की शुरुआत हुई, क्या हुआ इस दौरान जो इनमें इंसानियत की शुरुआत हुई, कहां से आई मोरालिटी यानी नैतिकता, कहां से आया इंसानों में प्यार और कैसे शुरुआत हुई नफरत की। ऐसा क्या हुआ इंसान के दिमाग में जो इंसान विभत्स नरसंहार को अंजाम देने लगा। और साथ ही आया वो समय जब अपने मुल्क, अपनी कौम की खातिर हंसते हंसते इंसान बलिदान देने लगा।